हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब लेक्चर सेमीकंडक्टर का आज दूसरा लेक्चर है। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में सेमीकंडक्टर को लॉजिक गेट के साथ ख़त्म कर दें। ठीक है ना, कोशिश रहेगी आज। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस हमने ख़त्म कर दिया था। तो आज फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। आप लोग अगर वीडियो पे कमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा मैं रिप्लाई करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात अ, दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी डाउट आता है, पीडीएफ नहीं मिलती है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो बेसिकली आज हमें फॉरवर्ड और रिवर्स बैच के क्वेश्चन करने हैं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे बच्चे, उनको मैं बता दूं कि हम शॉर्ट में अब समझा रहे हैं, सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम सब चीज़ पढ़ाएंगे, वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कि आपके काम की रहेगी। ठीक है बेटा। तो आज बेसिकली सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 है। आज हमें बेसिकली मल्टीपल कॉन्सेप्ट यानी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के क्वेश्चंस करने हैं। तो आज का कोई टारगेट नहीं है, अभी फिलहाल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हाउ टू डिटेक्ट फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, यस बेटा। तो मैं आपके लिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन लिख दिए हैं। हमें क्वेश्चन में चेक करना है कि वेदर इट इज़ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो सबसे पहले कैसे चेक किया जाता है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है। हम क्या करते हैं बेटा, आपको पता होगा डायोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से बनाते हैं। तो ये बन गया हमारा कौन सा P, और ये बनाया जब डंडा आपने N, तो ये बन गया N। इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, यानी ये वाला साइड होता है P और ये वाला साइड होता है N। अब अगर हमारा P साइड जो है, अगर वो हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और N साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और यदि इसका उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हो जाए लो पोटेंशियल पे और ये हो जाए हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है ना। इस टाइप से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब हम कहने कि भैया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हमने आपको समझा दिया कि अगर यदि डायोड का पी साइड पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और एन साइड नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है, सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में, बहुत ही देसी बता रहा हूँ। अगर पी साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड नेगेटिव है, तो फॉरवर्ड बायस, अगर उल्टा है तो रिवर्स बायस है। ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अब देखो डायोड की अगर बात करें तो ये कौन सा डायोड हो गया बेटा, पी साइड हो गया, और ये कौन सा हो गया, एन साइड। अब देखो -10 और ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया तो ये कितना हो गया हमारा, 0 वोल्ट हो गया, और ये हो गया -10। अब ये कौन सा देखा जाए तो ये हो गया हाई पोटेंशियल एंड दिस वन इज लो पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव को लो से जोड़ दिया और हाई पोटेंशियल को एन से जोड़ दिया। तो ये डायोड कौन सा हो गया बेटा, रिवर्स बायस। आइडियल फॉरवर्ड बायस स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है, आइडियल रिवर्स बायस ओपन सर्किट की तरह काम करता है, मतलब टूटे हुए सर्किट की तरह काम करता है। वहां से हम सर्किट को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है फाइंड करंट। अब देखो ये वाला बड़ा डंडा पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव 10 वोल्ट, और यहाँ पे आ गया माइनस का 10 वोल्ट, तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला पॉइंट हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब अगर हम इसको देखें तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। तो ये डायोड बन गया है रिवर्स बायस और ये बन गया है फॉरवर्ड बायस। तो रिवर्स बायस को मैंने बोला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपन सर्किट की जैसे। तो हम बोल देंगे अब सर्किट क्या है, यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गया है, क्या बोल देंगे इसको, ओपन सर्किट, यानी यहाँ से अब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो सर एक काम करते हैं ना, इन सबको हटा ही देते हैं। बिल्कुल सही बात है, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। अब क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो टोटल आर की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे सर आर हो गया 200 ओम, और वोल्टेज दिया है कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो आई की वैल्यू क्या जाएगी, वी बाय आर, यानी वी बाय आर, 0 से 0 काट देंगे
तो 1/20 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो फिर से वही बात करते हैं। ये पॉजिटिव है, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव, दिस वन इज लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। अगेन पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, क्या बन गया है? फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, क्या बन गया है? ये भी फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस बन गया है तो अभी मैंने आपको बोला आइडियल फॉरवर्ड बायस कैसा बनता है बेटा? स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, अगर ये फॉरवर्ड बायस है, अगर ये क्या है? फॉरवर्ड बायस है, देखो तो डायोड को हमने हटा दिया, इस डायोड को भी हमने क्या करा? हटा दिया। हटा दिया मतलब अब क्या काम करेंगे? हम इसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये लो भाई, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मेरे को बताओ जो करंट होगा वो तो हमेशा यहाँ से जाएगा और फर्स्ट लूप में ही घूम जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर क्या ऑफर हो रहा है? रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो उसका करंट वहां से जाना पसंद नहीं करेगा, यानी ऊपर वाले 2 किलो ओम से करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी ऊपर वाले 2 किलो ओम से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास केवल और केवल कौन सा रेजिस्टेंस बच गया? ये वाला। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 2 किलो ओम। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। अब करंट कैसे निकालोगे? आई इक्वल टू वी बाय आर। और आर की वैल्यू कितनी है? 2 किलो का जब नीचे आएगा तो ऊपर मिली एम्पेयर। तो आंसर कितना आ गया? 5 मिली एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो सब प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चन लिख दिए थे मैंने पहले ही। अब कैसे करेंगे? देखो वही पॉजिटिव नेगेटिव। आप बोल दोगे देखो ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस, दिस वन इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस तो कैसा काम करेगा? शॉर्ट सर्किट, मतलब स्ट्रेट लाइन की जैसे। अब स्ट्रेट लाइन बन गया, मेरे को पता सारा का सारा करंट जो होगा वो यहीं से घूम जाएगा फिर से, यानी I3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो I1 आएगा वही किसके बराबर होने वाला है? I2 के। अब आप I1 और I2 की वैल्यू को क्या लिखोगे? V बाय आर, V बाय आर। फिर से आंसर कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर। ये 2 किलो ओम है ना बेटा, तो 2 किलो, किलो का मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 3। और जब 10 की पावर 3 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? वो -3। और -3 को क्या बोलते हैं? मिली। और यूनिट क्या बन जाएगी? एम्पेयर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, फिर से वही फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस चेक करते हैं। पॉजिटिव, 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 क्या बनाएंगे? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। बोलो डायोड कैसा है? आप बोलोगे सर ये इसका पी साइड है, ये इसका एन साइड है। तो डायोड देखने में क्या लग रहा है? फॉरवर्ड बायस लग रहा है। अब बताओ अगर बेटा फॉरवर्ड बायस लग रहा है तो इसका मतलब इसको कैसे बना सकते हैं? एक स्ट्रेट लाइन। तो हम बोल देंगे सर एक काम करते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लो भाई, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉरवर्ड बायस था। अब मेरे को बताओ करंट जो होगा वो यहीं से फ्लो होगा, इस तरह से देखना, यहाँ से करंट आएगा, इधर आएगा कुछ छुटपुट छुटपुट करंट और इधर जाएगा। तो हम कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो इस वाले सर्किट में नहीं जाएगा, वहाँ पर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ से नहीं जाएगा। तो अब ये वाला 2 किलो ओम और ये वाले 2 किलो ओम किस में हो गए? पैरेलल। पैरेलल में हो गए तो उसकी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1 किलो ओम। ऊपर देखो एक और 2 लग रहा है, तो ऊपर वाले को 2 को अगर जोड़ दें तो दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो टोटल की वैल्यू क्या हो गई? 3 किलो ओम। और वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो करंट की वैल्यू आई इक्वल टू वी बाय आर और मिली एम्पेयर। समझ गए? तो हम बोलेंगे फिर से, फॉरवर्ड बायस है तो क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट। रिवर्स बायस है तो ओपन, उड़ा दो, उस लाइन को ही हटा दो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर करें हम लास्ट में, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव। तो डायोड तो कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। लेकिन इस डायोड के बगल में अगर आप देखो तो क्या लिखा गया है? 0.5 वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है डायोड के बगल में? 0.5 वोल्ट। इस 0.5 वोल्ट का मतलब ये है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस तब बनेगा
जब हम इस पे कितना वोल्ट लगा दें, 0.5 वोल्ट, यानी खा जाएगा, वो बैरियर पोटेंशियल हो गया बेटा। क्या हो गया ये, बैरियर पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे टोटल जो वोल्टेज फ्लो कर रहा है, हमने दिए थे 1.5, 0.5 हमारा ये खा गया, तो पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो कर रहा है, 1 वोल्ट। और आर की वैल्यू कितनी है, 2 किलो ओम। तो आपसे अगर करंट पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, V बाय आर मिली एम्पेयर। तो ये कितना हो गया, 0.5 मिली एम्पेयर। तो अगर किसी डायोड के ऊपर वोल्टेज मेंशन है तो वो उसका बैरियर पोटेंशियल मेंशन है। आपको कल मैंने बताया था कि बैरियर पोटेंशियल क्या होता है। बैरियर पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिसके अंदर वो फॉरवर्ड बायस बनने के लिए दोनों तरफ के मेजोरिटीज चलते थे, दोनों तरफ के क्या चलते थे, मेजोरिटीज चलते थे, उसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस या फिर बैरियर पोटेंशियल। वो बैरियर तोड़ना जरूरी है। तो अगर वोल्टेज मेंशन है तो वो आइडियल फॉरवर्ड बायस नहीं है, उसको आप स्ट्रेट लाइन की जैसे बिहेव नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मान के चलें कि वो डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए बेसिकली हमारे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे। इसके बाद हम आ जाते हैं रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या है सर, तो रेक्टिफायर देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाने के पहले हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे, पूरे डायग्राम नहीं बनाएंगे, जल्दी लेक्चर खत्म करना है। इस समय पूरा लेक्चर आपको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल मेरे वर्ड्स को सुनते चलना। रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो AC सिग्नल को DC सिग्नल में बदलता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि AC सिग्नल, हमारे घरों में जो जनरेट लाइट आती है वो AC सिग्नल आती है। ऑल्टरनेट करंट जब हमारे आने वाले चैप्टर्स में आएगा मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेट करंट। तो हमारे घरों में 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट पे लाइट आती है, दैट इज व्हाट AC, ऑल्टरनेट करंट। हमें उसको DC में बदलना है। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप हो गए, मोबाइल हो गए, एक अगर आगे डब्बा लगा रहता है तो बेसिकली डब्बा क्या रिप्रेजेंट करता है, एडाप्टर होता है। वो AC सिग्नल को क्या बदलता है, DC में। तो डब्बे के अंदर ही क्या लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है। अब रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, बस ओवरव्यू दे के बात खत्म करेंगे, ठीक है ना बेटा। 2 मिनट में डायग्राम बनाऊं, जब तक पॉज करते हैं। हाँ भाई, तो देखो रेक्टिफायर दो तरह के पढ़ने वाला हूँ मैं आपको। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, देखो ओवरव्यू दूंगा, फिर कह रहा हूँ ओवरव्यू काम की चीज़ नहीं है, अगर क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि जब हम यहाँ से AC सिग्नल को भेजते हैं, ये हमने कौन सा इनपुट दिया, AC, हमारा जो आउटपुट होता है वो कुछ इस तरह का आता है। केवल पॉजिटिव साइक्लिक सिग्नल मिलता है और नेगेटिव साइक्लिक सिग्नल नहीं मिलता है। वो कैसे होता है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं कि केवल एक डायोड लगाते हैं। केवल कितने डायोड लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं। जैसे अगर मान लो सर्किट में केवल आपने एक डायोड लगा दिया और इस तरह से आपने यहाँ पे AC सिग्नल दे दिया और इधर लगा दिया RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हम क्या ले रहे हैं बेटा, आउटपुट ले रहे हैं, जिसके अक्रॉस क्या ले रहे हैं, हम आउटपुट ले रहे हैं। तो अगर अब पॉजिटिव साइकिल आएगी, अगर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो डायोड क्या बन जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो डायोड क्या बन जाएगा, रिवर्स बायस। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है वो केवल एक साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, या तो वो पॉजिटिवली कंडक्ट करेगा या फिर नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी आती है वो आती है, जो आपको याद रखना है, 40.6%। अब आप बोलोगे सर 50% आनी चाहिए, 40% क्यों आ रही है बेटा, कुछ पार्ट जो होता है 10% वो हीट लॉस में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइकिल या एक साइकिल की कंडक्ट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के लिए ही हम कंडक्ट करवाते हैं। अब आता है हमारे पास क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब जैसे मैंने लिखा है नाम अगर आपको दिख रहा हो तो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें दो रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। दोनों के काम क्या क्या होते हैं, सेंटर टैप रेक्टिफायर जो होता है इसमें इस तरह का सर्किट बनाते हैं, देख लो
और इधर लगाते हैं लोड रेजिस्टेंस। फिर आप बोलोगे सर इतनी जल्दी पढ़ा रहे हो, बेटा काम की चीज़ नहीं है, हम आपको वही बोल के आए हैं, हम आपको वही वही पढ़ा रहे हैं जो आपके काम का है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, इनपुट दिया है, यहाँ से क्या दे रहे हैं बेटा, हम इनपुट दे रहे हैं, और जो आर एल है इसके अक्रॉस क्या ले रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस। ब्रिज रेक्टिफायर कुछ ऐसा होता है जिसमें हम डायोड लगाते हैं, 4 डायोड ब्रिज, और आपने पढ़ा होगा ना व्हीट स्टोन ब्रिज, उसकी बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा ना वो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है जिसके अंदर वो 4 रेजिस्टेंस लगते थे, R1 R2 R3 R4 इस टाइप से। तो यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर बना रहे हैं कुछ ऐसे। यहाँ बन जाएगा ये लो भाई, ये हो गया हमारा आर एल, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसके अंदर से हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। जब यहाँ पे हम एसी सिग्नल को भेजते हैं, एसी सिग्नल को ऐसे एसी, तो हमें आउटपुट कैसा मिलता है, इस टाइप का हर बार, यानी यहाँ पे भी आउटपुट कैसा मिलता है, इस तरह का मिलता है। आप बोलोगे सर कि एक दो डायोड थे तो एक पॉजिटिव साइकिल के लिए एक नाम लिखते हैं, जो क्लास में पूरा डिटेल में बताते हैं पर शॉर्ट में सुनो। 2 डायोड थे D1 और D2 मान लेते हैं। पॉजिटिव साइकिल के लिए केवल D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल के लिए कौन कंडक्ट करेगा, D2। तो दोनों ऑल्टरनेट डायोड कंडक्ट करते हैं, एक बार डायोड D1 और एक बार डायोड D2। फिर आप बोलोगे सर नेगेटिव साइकिल जा रही है तो आउटपुट ऊपर क्यों आ रहा है, तो बेटा ये अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में। हर बार जो करंट फ्लो होता है वो ऐसे फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में। यहाँ भी अगर करंट देखें तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट जो फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसलिए उसको बोलते हैं क्या, यूनी डायरेक्शनल करंट। यहाँ पे भी जब करंट फ्लो करवाते हैं तो देखो ऐसे फ्लो हुआ करंट और इधर जाके इधर चला गया। जब यहाँ पे भी वापस से यहाँ पे क्या होता है, 2 डायोड एक साथ काम करते हैं, क्रॉस वाले, ऊपर नीचे साइड वाले, अभी समझाएंगे 2 मिनट। यहाँ पर भी हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। तो करंट की डायरेक्शन अगर सेम रहती है तो हम बोलते हैं क्या, यूनी डायरेक्शनल करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी जो होती है वो 40.6 का अगर आप डबल कर दो तो लगभग 81.2% आती है। बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ लॉस होती है बेटा, हीट लॉस में हो जाती है, ठीक है। तो आपके काम का क्या क्या सीखा हमने कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह से काम करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, सेंटर टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज में 4 रेक्टिफायर होते हैं। आपसे अगर पूछ ले स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तो आप बोलोगे सर ब्रिज रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर बहुत ही बल्कि होता है, ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है बहुत ही छोटा होता है, केवल 4 डायोड से काम हो जाता है। सेंटर टैप रेक्टिफायर जो होता है उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बल्कि होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, शॉर्ट होता है, ब्रिज छोटा सा होता है, 4 डायोड के अंदर काम चल जाता है। ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर ट्रांसफार्मर तो आपने बताया ही नहीं, बेटा हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, इस समय बिल्कुल 100% डिटेल में हम आपको नहीं समझा रहे हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, पॉजिटिव के लिए सेंटर टाइम में 1 डायोड वर्क करता है, ब्रिज में 2 डायोड करते हैं। जब भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करता है वो यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर हो गए जो कि हाफ वेव हो गया और फुल वेव हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रेक्टिफायर का जो काम है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, रेक्टिफायर का जो काम है वो क्या है कि बेसिकली एसी को किस में बदलना है, डीसी में। तो हमने बोला कि देखो यहाँ पर भाई हमने मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये इनपुट है, ठीक है। अब अगर मैं आउटपुट बनाऊं तो अगर मैं इसका आउटपुट बना रहा हूं, देखो ये 0 फिर आउटपुट बनाया और फिर 0, तो ये किसका आउटपुट हो गया बेटा, ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट। और फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ ऐसा बनता है, हमेशा आउटपुट मिलता है इस तरह से। ये हो गया क्या, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, ठीक है। इस तरह से आउटपुट बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह की बात हो गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये सुनो कि जब कभी भी
ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो, ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो, तो हमेशा हमें इनपुट और आउटपुट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि इनपुट कहाँ से देते हैं, ये याद रखो, इनपुट कहाँ से देते हैं, अपोजिट पोलैरिटी से। इनपुट हमेशा कहाँ देना है, जहाँ पे दोनों डायोड की पोलैरिटीज अपोजिट हो। देखो इस जगह से क्या देना है, इनपुट देना है। और आउटपुट कहाँ से लेना है बेटा, जहाँ पर दोनों डायोड की पोलैरिटीज क्या होनी चाहिए, सेम। अब देखो पीपी पीपी, तो यहाँ से आउटपुट लेना है। तो ये याद रखना है कि इनपुट हमें कहाँ से देना है, ऐसे याद रख लो ना यार, देखो देसी भाषा में समझाओ। अगर मान लो सेम पोलैरिटी पे आउटपुट दे दिया, तो अगर पॉजिटिव साइकिल आई तो दोनों बन जाएंगे फॉरवर्ड बायस, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आ गई तो दोनों ही क्या बन गए, रिवर्स बायस, आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो इनपुट ऐसी जगह से देना है जहां पर दोनों की पोलैरिटीज अलग अलग हो, एक समय एक काम करे, दूसरे समय दूसरा काम करे। तो इनपुट कहाँ से दोगे, अपोजिट पोलैरिटी से। आउटपुट कहाँ से लोगे, सेम पोलैरिटी से। अब कुछ बातें नोट वाली बातें, नोट वाली बातें क्या हैं, देखो ये यहाँ पर हम बात करते हैं पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, और यहाँ बात कर रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है ना। अब देखो इनपुट हमने क्या दिया, आपको बताया, ये लो, ये हमारा इनपुट हो गया, ये पैरामीटर। अब आउटपुट जो था हाफ वेव का कैसा था भाई, केवल पॉजिटिव पॉजिटिवली आउटपुट, नेगेटिवली आउटपुट नहीं, फॉरवर्ड बायस का आउटपुट, और फिर से क्या था, आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, देखो नाम पल्स, PLUSE फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी क्या है, पल्स फ्रीक्वेंसी। तो हम बोल रहे देखो पल्स फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ, ये 1 और 2 इनपुट गए, बदले में आउटपुट कितना मिला, ओनली 1। यहाँ कितनी पल्स मिली, 2। तो अगर इनपुट में हमने 2 पल्स दी थी, इनपुट में हमने कितनी पल्स दी, 2 पल्स, तो यहाँ पे आउटपुट में कितनी पल्स मिली, PLUSE, और यहाँ आउटपुट में कितनी पल्स मिली, 2 पल्स। तो अगर 2 पल्स की फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू मानता हूं, तो 1 पल्स की फ्रीक्वेंसी न्यू बाई 2 और 2 पल्स की फ्रीक्वेंसी न्यू रह जाएगी। तो क्या सीखा, सुनो कि अगर पल्स फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो हाफ वेव रेक्टिफायर की पल्स फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है इनपुट की, और फुल वेव रेक्टिफायर की पल्स फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ठीक है। अगला पल्स फ्रीक्वेंसी की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी, अब देखो रिपल फ्रीक्वेंसी में फिर से इनपुट बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने इनपुट में हमने कितनी साइकिल दी, 2 साइकिल। अभी साइकिल क्या है सर, तो साइकिल का मतलब होता है जिस पॉइंट के बाद सेम चीज रिपीट हो जाए, जिस पॉइंट के बाद वही चीज क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अब देखो हाफ वेव के अंदर क्या होगा, आधी आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर आधी आएगी, ऊपर ही कर लेते हैं यार, है ना, थोड़ा सा यही दिख जाएगा आपको साफ साफ, मेरे को बनाने में आसानी होगी। देखो आउटपुट आएगा, फिर नहीं आएगा। इधर फुल वेव आपको पता ही है, आउटपुट आएगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर आउटपुट आएगा, फिर आउटपुट आएगा। पल्स साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से सेम चीज फिर से रिपीट हो। अब देखो 2 साइकिल को हमने क्या बोल दिया है, इनपुट। तो आप बोलोगे देखो सर यहां पर भी कितनी साइकिल आ रही है, 2 साइकिल, क्योंकि इसी पॉइंट के बाद क्या हो रही, चीजें फिर से रिपीट हो रही। अब देखो यहाँ इस पॉइंट के बाद रिपीट, इस पॉइंट के बाद रिपीट, इस पॉइंट के बाद रिपीट, और इस पॉइंट के बाद रिपीट। तो यहाँ पर टोटल कितनी साइकिल आ गई, 4 साइकिल। क्या मतलब होता है साइकिल, कि सर जिस पॉइंट के बाद इनिशियल फिर से रिपीट हो जाए। इनपुट में कितनी साइकिल आई, 2। अगर 2 साइकिल की फ्रीक्वेंसी को न्यू मानता हूं, तो बताओ यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी, न्यू। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 न्यू। अब समझ में आया कि रिपल फ्रीक्वेंसी जो थी उसमें साइकिल देखनी है, और पल्स फ्रीक्वेंसी में केवल क्या देखनी है, पल्स देखनी है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अगला VRMS।
रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS की बात करूं या VRMS या फिर IRMS की बात करें तो ये क्या हो जाएगा V0/2 या फिर I0/2। अब I0 आपको पता है क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। ये हो जाएगा V0/√2 या फिर I0/√2। अब बात करते हैं VDC की। अब VDC की बात करूं या फिर IDC की तो ये हो जाएगा V0/पाई और ये हो जाएगा I0/पाई। ये हो जाएगा V0/2 V0/पाई और करंट की बात करें तो 2I0/पाई। ठीक है। लास्ट एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी, एफिशिएंसी कितनी थी 40.6% और 81.2%। तो क्या क्या देख लो, फिर से ध्यान रख लो। पल्स का मतलब होता है इनपुट में 2 पल्स गई, आउटपुट में हमेशा कितनी मिली 1, तो आधी फ्रीक्वेंसी हो गई। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई थी हमारे पास, पल्स कितनी आ गई थी पूरी की पूरी 2। तो पल्स और रिपल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब अगर आगे बात करें तो हमने क्या बोला देखो कि सर इनपुट जो दिया था ना उससे हमें फुल वेव रेक्टिफायर का कुछ ऐसा ऐसा आउटपुट मिल गया है, बट क्या ये डीसी है, तो बोले नहीं डीसी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर कैसे लगाया देखो, मैंने फुल वेव रेक्टिफायर लिख रहा हूं मैं तो डायरेक्ट, इतना डायग्राम कौन बना है देखो सुनना। यहाँ पे लगाया हमने इनपुट, एसी इनपुट, एसी इनपुट दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर लगा दिया हमने फुल वेव रेक्टिफायर। हमने क्या लगा दिया यहाँ से, इन दोनों के बीच में लगा रखा है फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो हमारे पास सर्किट है उसमें हमने पैरेलल के अंदर क्या जोड़ दिया है, कैपेसिटर जोड़ दिया है। और इसके बाद हम क्या ले रहे हैं यहाँ से, आउटपुट ले रहे हैं, यानी लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो जल्दी से 10 सेकंड में बताऊंगा, देखो डिटेल में टाइम ही लूंगा। कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है टाउ बराबर RC। हाई कैपेसिटेंस लगाते हैं जिससे डिस्चार्जिंग टाइम स्लो हो जाता है, टाउ बढ़ जाता है, इससे क्या होता है डिस्चार्जिंग स्लो होती है। अब हुआ क्या, जैसे ही काम की चीज नहीं है, समझ में आया तो ठीक सुनना। यहां से यहां तक क्या हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ। अब कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। फिर जैसे ही इनपुट पल्स आई, देखो ये इनपुट पल्स आई, तो कैपेसिटर फिर से क्या होना चालू हो गया, यहां से यहां तक चार्ज, और फिर से यहां से यहां कैपेसिटर क्या होना चालू हुआ, डिस्चार्ज, इनपुट चली गई। और जैसे ही यहां से इनपुट पल्स आई, फिर से यहां से यहां कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज। तो हमें बदले में इस टाइप की वेव मिली, देखो चार्जिंग डिस्चार्ज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो हमने बोल दिया हाँ ये कुछ हद तक डीसी जैसी लग रही है। और लास्ट में हम क्या लगा देते हैं बेटा, इसमें इंडक्टर लगा देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट एसी को अगर डीसी में बनाना हो तो क्या लगेगा, फुल वेव रेक्टिफायर, कैपेसिटर लगेगा पैरेलल, और सीरीज में क्या लग जाएगा, इंडक्टर लग जाएगा। तो कंप्लीट डीसी बन जाती है। टाउ बराबर RC में हाई कैपेसिटेंस लगाते हैं तो कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है, स्लो डिस्चार्ज होता है। इस तरह से हम काम करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से हम क्या बना देते हैं बेटा, एसी से क्या बना देते हैं, डीसी। अब आते हैं कुछ बातों पे जल्दी जल्दी, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, आपको याद हो मैंने ब्रेक डाउन के बारे में कुछ बातें पहले करी थी। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हमेशा ऑपरेट होगा कहाँ पे, रिवर्स बायस में। हमेशा कहाँ ऑपरेट होगा, रिवर्स बायस में। कितने तरह के ब्रेक डाउन होते हैं, आप बोलोगे सर 2 तरह के ब्रेक डाउन होते हैं। डायग्राम वगैरह पे तो चर्चा नहीं करेंगे, लॉजिक गेट ला के लेके आना है। हाँ हम कहते हैं ब्रेक डाउन 2 तरह के होते हैं, एक होता है एविलान जेनर ब्रेक डाउन, ZENER जेनर ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। और एक होता है एविलांच, एविलांच ब्रेक डाउन। बस थोड़ा सा बताएंगे आपको हल्का हल्का, फिर आगे बढ़ जाएंगे भैया, है ना, टाइम कम है, शॉर्टेज है टाइम की, आधा घंटा हो गया है। ठीक है ना, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार,
चीज़ों को कंप्रेस करके पढ़ा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि हमें सर पहली बार पढ़ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वो 1 महीने के अंदर पढ़ के नीट में सेलेक्ट नहीं हो सकता। आपको आना चाहिए। मैं तो केवल पॉलिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब जेनर डायोड क्या होता है? तो जेनर डायोड के अंदर हम बोलते हैं सबसे पहले, देखो सबसे पहले डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। बताओ, डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, दोनों तरफ के कौन बढ़ जाएंगे? मेजोरिटीज बढ़ जाएंगे। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो दोनों तरफ के क्या बढ़ गए हैं? मेजोरिटीज। बीच वाली डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो गई। कल रेशियो फैक्टर बताया था, किस फैक्टर से कम होती है? वो अंडर रूट वाला कल बताया था। अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। आपको पता हो तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट में V बराबर E बराबर V बाई डी। अब डिप्लीशन लेयर कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बोलोगे सर ये अबे इलेक्ट्रो से उठाया है बे, इलेक्ट्रो का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया कम, डिस्टेंस हो गया कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से, बताओ सोच के बताओ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगती थी तो कौन से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते थे? मेजोरिटीज की माइनॉरिटीज? डिफ्यूजन होता था कि ड्रिफ्ट करंट होता था? तो आप बोलोगे सर डिफ्यूजन को रोकने वाली ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी। और जैसे ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन अपने अपने रीजन में क्या कर गए थे? ड्रिफ्ट कर गए थे। तो अब ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने अपने रीजन में क्या कर जाएंगे? बोलो, ड्रिफ्ट कर जाएंगे। अब वो ड्रिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। अब सोचो यहाँ से मैं कंचे को फेंकूं जोर से उस कोने पे, तो बीच में बहुत सारे क्या बने हुए हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अब अगर कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं तो बहुत से बॉन्ड टूट जाएंगे, और जब बहुत से बॉन्ड टूटेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर चार्ज कैरियर बढ़ गए, चार्ज कैरियर बढ़ गए। और चार्ज कैरियर बढ़ गए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। चार्ज कैरियर बढ़ गए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब एविलांच की बात करते हैं। एविलांच कहाँ ऑपरेट होता है? सबसे पहले एविलांच अभी बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पे इसमें लगाते हैं हाई पोटेंशियल, दोनों रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहे हैं। रिवर्स बायस में हाई पोटेंशियल लगा दिया। अब सोचो हाई पोटेंशियल लगाया तो हाई पोटेंशियल के कारण कौन चलेंगे? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। हाई पोटेंशियल लगाया तो इसका मतलब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ गई? हाई काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब आपने कंचे को लिया, जोर से फेंका, फिर से क्या होगा? बोलो क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है? एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास क्या थी? हाई काइनेटिक एनर्जी। ये भागा, इसने बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड को टूटा। एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने फ्री करवाया और एक ऑलरेडी खुद था। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन से इसने कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए? 2। तो हम बोलेंगे देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन से कितने बन गए? 2। आप बोलोगे सर दूसरे के पास तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई होगी तोड़ने के बाद। नहीं, हाई पोटेंशियल लग रहा है। पोटेंशियल लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार लगा रहे हो ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो हर इलेक्ट्रॉन तेजी से भाग रहा है। तोड़ने के बाद भी फील्ड तो लग रही है ना, भाग रहा है वो। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो ये आगे जाके टकराने के बाद ये कितने बना देंगे? 2। तो यहाँ कितने बन गए? 2। अब इसका मतलब 1 4, और ये 4 से ये आगे जाएंगे तो ये कितने बना देंगे? 2। फिर ये बना देंगे 2। ऐसे बहुत सारे। अरे कुछ फ्यूजन की फील आ रही है क्या बाबू? फ्यूजन 1 2 4 8, वहां पे क्या था? 1 3 9 27 81, फ्यूजन जैसा हो रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी ह्यूज अमाउंट के अंदर क्या फ्री होंगे? इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर चार्ज कैरियर बढ़ गए, चार्ज कैरियर बढ़ गए, और उसके कारण भी फिर से क्या हो जाएगा? करंट बढ़ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर जेनर और एविलांच में फर्क क्या है? तो सुनो, जेनर के अंदर फर्क ये है कि जेनर के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन चले होंगे? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, जिनकी संख्या वैसे ही कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जेनर का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर बोलो, जहां पे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, स्टेबलाइजर के अंदर। कई बार हमारे घरों में जब स्टेबलाइजर लगाते हैं एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कई बार जब करंट की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है तो क्या होता है? एक्सिस करंट कौन फ्लो करवाता है? जेनर। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सुने। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको कुछ ऐसे बना के दिखाई दी। देखो ये, अब देखो यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन हो गया, इस वोल्टेज पे क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। आपको पता होना चाहिए रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पेयर में आती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 की पावर 6 ओम में आती है। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हो गया तो देखो एक फिक्स्ड वोल्टेज पे देयर आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। एक फिक्स्ड वोल्टेज पे करंट की वैल्यू लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे घरों में एक्सिस वोल्टेज आ जाते हैं, एक्सिस वोल्टेज आ जाते हैं, तो स्टेबलाइजर के अंदर क्या लगा होता है? जेनर डायोड। वो एक्सिस करंट अपने अंदर से पास करवा देता है फिक्स वोल्टेज पे। अब आप बोलोगे सर फिर एविलांच का बताओ। देखो एविलांच का सुनते हैं। एविलांच के अंदर क्या हुआ? 1 2 4 8 16 32 64 128 256, बहुत सारे नंबर आ गए। 512 1080। अगर लगातार नंबर बढ़ गए और वहां तो लगातार टूटते चल रहे हैं, क्योंकि आपने हाई पोटेंशियल लगा रखा है, क्या होता है? इतना ज़्यादा करंट बन जाता है कि हीटिंग इफेक्ट के कारण हमारा सिस्टम ही जल जाता है। आई स्क्वायर आर हीटिंग इफेक्ट, करंट बढ़ेगा तो आई स्क्वायर फैक्टर से हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो इस समय हमारा जो एविलांच ब्रेकडाउन है वो डैमेज हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। ये क्या बनी? एमसीबी, ट्रिप हो गई। पहले के ज़माने में क्या लगते थे? फ्यूज़। तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है, तो एविलांच ने क्या बनाया? एमसीबी बना दी। और जेरन ने क्या बनाया? स्टेबलाइजर बनाया। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, एक में डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, एक में हाई वोल्टेज बढ़ाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। एविलांच जल जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नीट में 2026 में, तो किस पे आएगा? जेनर पे आएगा। जेनर पे आएगा। अब जेनर पे कैसा आएगा सुनो, मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ, एक बार उसको याद कर लेना। यहाँ पे हमने क्या दिया भाई? इनपुट दिया, इनपुट दिया। यहाँ पे लगा दिया हमने सीरीज रेजिस्टेंस, यानी रहा होगा रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ। एक मिनट रुकना, मैं पूरा डायग्राम बना लेता हूँ बेटा, एक मिनट जब तक। यस बेटा, देखो डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। डायग्राम, अब डायग्राम में क्या है मैं आपको समझाता हूँ, सुने। इन चीज़ों को हटा देंगे बाद में। यहाँ पर बैटरी लगा रखी है, बैटरी का वोल्टेज मान लो V है। अब यहाँ से करंट चल फ्लो होना चालू हुआ, ठीक है ना, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। करंट फ्लो होगा सीरीज रेजिस्टेंस से। ये बना दिया हमने क्या? सीरीज जीना डायोड। अब देखो जेनर डायोड बना दिया। अब मैंने आपको अभी क्या बोला कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज पे डिफरेंट डिफरेंट करंट फ्लो करवा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट क्या फ्लो करवा सकता है? करंट। अब अगर इस जेनर डायोड का वोल्टेज मैंने आपको दे दिया Vz, तो इसका मतलब आप जानते हैं पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर पोटेंशियल बी ई का जो भी पोटेंशियल रहेगा वही पोटेंशियल किसका रहेगा? सी डी का। और बी ई का पोटेंशियल कितना रहेगा? वी जेड, यानी जेनर का पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल जेनर का दिया गया है उतना ही पोटेंशियल हमेशा सी और डी के बीच में मेंटेन रहेगा। यानी एक्सिस वोल्टेज अगर आ गए तो सी डी पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, या एक्सिस करंट आ गया तो सी डी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल हमेशा क्या रहने वाला है? वी जेड। तो बताओ लोड करंट की वैल्यू आई इक्वल टू वी, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाय आर। तो वी कौन सा? पोटेंशियल अपॉन आर है। तो उसका मतलब आई एल की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है? कॉन्स्टेंट रहने वाली। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे इस के क्या लगा देना है? के वी एल लगा देना है। और एट बी पॉइंट पर क्या लगा दोगे? के सी एल। क्या मतलब बोल रहा हूँ? देखो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि टोटल करंट आई एस आ रहा है, तो आई एस की वैल्यू तो ही जेनर करंट प्लस लोड करंट के अक्रॉस जाएगी ना भाई। और अगर लोड करंट आप सबसे पहले निकाल चुके हो
अगर आप लोड करंट सबसे पहले निकाल चुके हो तो जेनर करंट निकल जाएगा, और जेनर करंट के आईएस निकल जाएगा, और उसके थ्रू क्या निकल जाएगा, जेनर करंट। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल अगर आप बोलो तो एक करवा भी देता हूँ। एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा, पूरा डायग्राम बनाता हूँ, वेट। यस बेटा, देखो डायग्राम मैंने बना दिया है। अब क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया सर आई एस, आई जेड और आई एल बता दो। देखो जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लोड रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने क्वेश्चन में वीजेड की वैल्यू दी, कितनी दी है, 5 वोल्ट। तो मैं बोल दूं बेटा जितना पोटेंशियल इस वीजेड के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल लोड के अक्रॉस रहेगा। तो मैं बोल दूंगा सर इसका मतलब वी लोड की वैल्यू भी हमेशा कितने वोल्ट आएगी, 5 वोल्ट। और आपने उसका रेजिस्टेंस दिया है 1 किलो ओम का, तो आई की वैल्यू हो जाएगी वी आई इक्वल टू वी बाय आर, वी बाय आर। और 1 कितना है, किलो ऊपर चला जाएगा तो मिली एम्पियर। तो इसका मतलब आई एल की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिली एम्पियर। तो इसका मतलब मेरा जो डिवाइस रहेगा उसमें हमेशा कितना करंट फ्लो होगा, 5 मिली एम्पियर। अब इस 20 वोल्ट को आप बढ़ा दो, अभी बताएंगे एग्जाम्पल में। अब देखो यहाँ पे ही हमने 5 वोल्ट बना दिए, अब ये है 20 वोल्ट। तो केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी सी और डी की बात कर रहे हैं। तो इनपुट वोल्टेज की बात करें तो 20 था, 20 माइनस 5, तो पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है, 15 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 किलो ओम। तो 7.5 मिली एम्पेयर कौन सा करंट हो गया, सीरीज करंट। जंक्शन लो लगाओ, टोटल में 7.5 फ्लो हो रहा है, उधर चला गया कितना, 5। तो जेनर के अंदर कितना गया होगा, 2.5। क्या बोल रहा हूँ सुनो, अरे बाबा 7.5 यहां से आया और इधर फ्लो कितना कर रहा है, 5। एक मिनट अंडू करूं, इधर कितना फ्लो कर रहा है, 5 मिली एम्पेयर। तो बताओ इधर कितना फ्लो कर रहा होगा, आप बोलोगे सर 2.5 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा होगा। उसका मतलब जेनर के अक्रॉस 2.5 चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बेटा ये 20 वोल्ट से 30 वोल्ट हो जाए, कितना वोल्ट हो जाए, 30 वोल्ट, तो बताओ क्या आईएल पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। अब क्या होगा, 30 माइनस 5, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, 25/2। तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 मिली एम्पियर। अब सोचो 12.5 आ रहा है, 12.5 आ रहा है, इधर तो फिक्स से कितना जाएगा, 5 मिली एम्पियर। तो बचा कितना, 7.5। तो 7.5 कहाँ से जाएगा, जेनर से जाएगा। यही तो जेनर की प्रॉपर्टी होती है बाबू, कि एक्सिस करंट वो अपने अंदर से पास करवा लेता है। तो हमने जैसे ही आपको कौन सा करंट मिल जाए, सॉरी वोल्टेज मिल जाए, जेनर, लोड के अक्रॉस का रेजिस्टेंस फिक्स कर दो। नीट में अगर क्वेश्चन आया सेमीकंडक्टर से तो जेनर से आएगा, ठीक है ना। हो सकता है ये वीडियो क्लिप मैं बाद में डालूं कि अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है ना। इसके बाद बेटा वो कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है, एलईडी है, सोलर सेल है, फोटो सेल है, वो सब है, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब बात की प्रोजेक्ट है, इनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेना। एलईडी आता है, सोलर सेल आता है और फोटो सेल आता है, ये आते हैं 3, है ना। इनको आप पढ़ लेना। हम चालू करते हैं क्या, लॉजिक गेट। इसके बाद हम चालू करते हैं क्या, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट क्या है, तो बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन है, उसकी बात करेंगे, कुछ डिजिटल सर्किट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगले 20 मिनट के अंदर मैं टॉपिक खत्म करूंगा और इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अभी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो 3 बातें चलती है, सम, मल्टीप्लाई और नॉट। अब देखो सम का मतलब क्या है, देखो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 भी 1 होता है। मल्टीप्लाई 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 भी 0, और 1 × 1 कर दें तो क्या आ जाता है, 1। नॉट का मतलब सिंपल है, 0 का इन्वर्स क्या हो जाता है, 1, और 1 का इन्वर्स क्या हो जाता है, उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है।
ये प्रॉपर्टी हो गई। इसको बोलते हैं क्या, बूलियन अलजेब्रा। अब इसी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देखो कुछ बातें। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे a+0 की बात करें, a+0 की बात करें तो बदले में आउटपुट मिलता है a। अगर मैं बात करूँ 0+a की तो भी आउटपुट क्या आता है a। अगर मैं a+1 लिखूँ तो आउटपुट कितना आएगा 1, और अगर मैं a+a लिख दूँ तो आउटपुट क्या आएगा a। अब समझाता हूँ देखो कैसे। अब यहाँ पर ये a है ना, सोचो 0 हुआ, 0+0 0, अगर a 1 हो गया, 1+0 1, तो इसका मतलब जो हम a को कंसीडर कर रहे हैं वही क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट आ रहा है। सेकंड के अंदर भी देखो, अब जीरो में अगर आप जीरो जोड़ दो, a अगर 0 हुआ, सेकंड की बात कर रहा हूं, अगर ये एक्सप्रेशन 0+0 तो आउटपुट 0, देखो मैच कर गए। 0+1 1, तो जो a को मान रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। और किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड कर दें, किसी भी फैक्टर में 1 ऐड कर दें, तो हमेशा आउटपुट भी वही आएगा इटसेल्फ, क्योंकि हाई आउटपुट रहेगा। 0 को कई बार लो बोलते हैं, 1 को कई बार हाई बोलते हैं। और लास्ट a+a, 0+0 0, 1+1 1। अब देखो यहाँ पे a.0 की बात करें तो 0, a.1 बताओ, a.1 क्या हो जाएगा, a.1 a हो जाएगा, a.1 भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लास्ट आ जाता है a.a। अब आप बोलोगे सर a² होगा, अरे बाबू a होगा। किसी भी नंबर को, पहले नंबर की बात करें, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर a से मल्टीप्लाई कराते हो, सोचो अगर a 0 रहा तो 0 × 1 0, तो जो a है वही तो नंबर आ रहा है, जो a है वही तो क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। तो हमेशा इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। और इधर मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, वो डी मॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं। देखो ये, अरे 0 पे, अच्छा सॉरी a है ना, अगर मैं a पे डबल बार लगा दूं तो ये फिर से क्या आ जाता है a। अब अगर मैं a+a लिखूं तो 1 आता है, और अगर मैं a.a लिखता हूं तो आंसर 0 आता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक, मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली। तो ये आपको बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको याद करना है, ठीक है ना। अब आपको वो क्या बोलते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो याद करना ही करना है ये सब चीज़ें। फिर से बोल देता हूँ, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करा दिया तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा। किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, सम यूजफुल आइडेंटिटीज, है ना, क्या क्या होती हैं देखो। सबसे पहले अगर मैं a+b लिख रहा हूँ तो उसको मैं b+a भी लिख सकता हूँ। अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें a.b, ये आपको याद करनी पड़ेगी बेटा। देखो फिर बार बार बोलता हूँ कि क्या है, हम चीज़ों को शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, लेंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। अब अगर ऐसे लिखा रहा है a+b+c, बार बार रिपीट करके देख लो, क्या हो जाएगा, a+b को जोड़ दो और बाद में किसके साथ जोड़ दो, c के साथ। फोर्थ, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी a.b.c, तो यहाँ पर क्या बोल दोगे, a.b फिर .c। पांचवी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी भाई, a.b+c, सिंपल मैथमेटिक्स, a.b+a.c। लास्ट वाली प्रॉपर्टी काम की है a+b.c। छठी प्रॉपर्टी याद करना भाई, क्या हो जाएगा, a+b.a+c। इसको याद कर लेना, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, समझाने की जरूरत है नहीं। वो जो ऊपर लिखे 0+a, a+1, a+a, ये जरूरी है। ठीक है भाई, तो ये सब प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब आपको बता दूं एक छोटी सी कहावत, क्या थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम। क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम। अभी डी मॉर्गन थ्योरम क्या है देखो, स्पेलिंग वगैरह लिखूं क्या, क्या है,
अगर ऐसा लिखा है ए प्लस बी पे होल बार, तो ये बार हट जाएगा, ए पे लग जाएगा और यहाँ डॉट आएगा और ये बार, मतलब प्लस ऐड बन गया मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई होता सर, उल्टा कर दो यार, तो बार हटता, ए पे लगता और प्लस होता और बी पे बार लग जाता, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें, तीन बेसिक गेट होते हैं। बेसिक गेट, बेसिक गेट कौन कौन से? और, एंड और नॉट। और का रिप्रेजेंटेशन कैसे है भाई? इस तरह से। एंड का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, और नॉट का ऐसे। बेसिक गेट। उसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? दो गेट होते हैं, एक तो हो गया नॉर और एक हो गया नैंड। ठीक है ना, बेसिक बेसिक बातें नहीं बता रहे ज़्यादा। और नॉर कैसे बनता है? और प्लस नॉट। नैंड गेट कैसे बनता है? एंड प्लस नॉट। इसका रिप्रेजेंटेशन कि और गेट बनाओ, उसके आगे नॉट लगा दो, ये लो। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन भी नॉट लगा दो। ठीक है ना, इस तरह से हम एक गेट को बनाते हैं बेसिकली। तो ये है हमारा क्या बेटा? रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। बेसिक गेट और किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका? यूनिवर्सल गेट। आपको याद हो तो कुछ स्पेशल गेट या एक्सक्लूसिव गेट भी होते हैं जो हमारे सिलेबस से हट गए हैं। कौन कौन से सिलेबस से हट गए हैं? एक्स और एक्स नॉट। ये गेट हमारे सिलेबस से हट चुके हैं। ठीक है ना, अब इनके बारे में कुछ कुछ बातें बताते चलते हैं। देखो, जैसे और गेट, और गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता ही दिया। और गेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हाँ सिंपल बता ही दिया मैंने, बता ही देते हैं यार एक एक में, क्यों टाइम वेस्ट। चलो ठीक है, बताते हैं। देखो, वाई, ए और बी इनपुट, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई इक्वल टू, और मतलब ऐड, सब। और मतलब क्या होता है? सब। इसकी ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है? ए बी इनपुट हो गया और वाई आउटपुट हो गया। इनपुट के लिए 0 0 0 1 1 0 1, ये इनपुट हो गया। क्या हुआ? और ऐड करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। सर्किट डायग्राम, पता ही, सर्किट डायग्राम लोगों को पता ही नहीं होगा। अभी क्या है सर्किट डायग्राम कि हमने यहाँ पे लगा रखा है बल्ब और यहाँ लगा रखी है बैटरी। बल्ब कब जलेगा? बल्ब कब जलेगा? देखो, जब अगर मान लो दोनों स्विच, पहली बात कर रहे हैं, पहला दोनों लो रहे मतलब ओपन रहे, करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ये मतलब मान लो ये है ए, ये है बी और ये है वाई। वाई कब जलेगा? जब ए और बी में से किसी एक को हाई होना पड़ेगा, यानी क्लोज होना पड़ेगा, तब जलेगा। ठीक है ना, तो अगर ए और बी में से एक क्लोज हो जाए, हाई हो जाए, तो आउटपुट मिल जाएगा। और दोनों अगर क्लोज हो जाए तो भी आउटपुट मिलेगा। तो पहले में नहीं मिलेगा, 2 3 सॉरी 1 1 में नहीं मिलेगा, 2 3 4 में मिलेगा। ठीक है, तो ये और गेट हो गया। अब बनाते हैं इसके बाद कौन सा गेट? और के बाद एंड गेट। एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, ये एंड हो गया यार सीधा, ये ए, ये बी। तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? वाई इक्वल टू ए डॉट बी। ये कौन सा है? मल्टीप्लाई। अब इसकी ट्रुथ टेबल क्या है? फिर से बनाओ, ए बी इनपुट, वाई आउटपुट, 0 0 0 1 1 0 1, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 1। ठीक है ना, इस तरह से क्या बनेगी? ट्रुथ टेबल। अब इसका सर्किट डायग्राम, बल्ब जलाना है, बैटरी लगा रखी है, बताओ बल्ब कब जलेगा? तो आप लोग देखो सर, इसका मतलब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई। अब ए और बी दोनों को क्लोज होना पड़ेगा, यानी हाई होना पड़ेगा।
तो देखो केवल लास्ट में जल रहा है ना बल्ब। आप बोलोगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे हो बेटा, टाइम भी तो कम है, हमें केवल अब समझना नहीं है, रिवाइज करना है। ठीक है ना, जल्दी जल्दी। इसके बाद आएगा नॉट। नॉट सिंपल है, उल्टा है ना, नॉट नहीं बना रहे। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट किस पे, नॉर पे। अब नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन ये लो भाई, ये आउटपुट वाई, ए और बी क्या है, y इक्वल टू नॉर मतलब ऐड ए प्लस बी पे क्या लगा दो, बार। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी हमने सर, ए और बी पे, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब इसकी ट्रुथ टेबल ये सर और की उल्टी कर दो, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब क्या लगा दोगे, देखो और की टेबल क्या थी, 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट 1 0 0 0। अब कैसा बनाएंगे सर्किट डायग्राम, यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ पर बैटरी लगा दी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया वाई। वाई केवल कब जलेगा, जब दोनों ओपन रहेंगे, लेस रहेंगे। अब सोचो अगर ए और बी ओपन रहे तो करंट नहीं फ्लो होगा, और अगर दोनों में से एक भी क्लोज हो गया, एक क्लोज हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होते हैं आपको पता है सारा करंट पास हो जाएगा, वाई जलेगा ही नहीं। तो ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, कि अगर ए और बी में से एक भी क्लोज हो गया, हाई हो गया, तो क्या होगा, सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा। ये कौन सा गेट था, और। अब आते हैं नॉर नैंड पे। नैंड गेट का रिप्रेजेंटेशन, ये सर वो एंड गेट बनाओ और एंड गेट के आगे ये इनपुट और ये आउटपुट, तो y बराबर ए डॉट बी पे बार। इसको चाहो तो ए बार प्लस बी बार, डी मॉर्गन थ्योरम। ट्रुथ टेबल ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आउटपुट कैसे आओगे, तो आप बोलोगे सर आउटपुट का मतलब तो ये हो गया वो कि एंड गेट मल्टीप्लाई वाला, उसका उल्टा। अब सोचो 0 इंटू 0 0, तो आउटपुट 1, 0 इंटू 1 0 1 1 0। अब ट्रुथ टेबल कैसे, सर्किट डायग्राम ये लो भाई। अब क्या है ये, तो ये वही बात हो गई बाबू, ये ए और बी हो गए, और ये हो गया वाई, और ये हो गया वोल्ट। अब देखो आउटपुट कब मिल रहा है, जब दोनों में से पहले में देखो 0 0 मतलब दोनों अगर लो रहेंगे तो लाइट जलेगी। अगर एक ए या बी में से कोई एक भी क्लोज हो जाए, एक क्लोज हो जाए तब भी सर्किट पूरा नहीं होगा। लेकिन ए और बी, फोर्थ ऑप्शन, ए और बी दोनों कैसे हो गए, क्लोज हो गए। तो क्लोज हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट पूरा फ्लो हो जाएगा, तो वाई से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ये क्या हो गए हमारे रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं डायरेक्टली, एक दो क्वेश्चन बना लेता हूं मैं, चलो यही लिख लेते हैं। आपको तो आउटपुट करना है वाई, फाइंड वाई। पहला बना दिया, कैसे करते हैं थोड़ा सा हिंट मिल जाए आपको भी। ये लो भाई, ये वाई। अब कैसे करते हैं देखो, ये ए, ये बी। देखो ये कौन सा गेट है, और गेट, और गेट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और है ना ऐड कर दिया, और यही इसका मतलब है ए यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, तो ये भी जा रहा है ए। अब बताओ वाई को अगर लिखो तो क्या लिखोगे, देखो एक बार तो आया ए प्लस बी, और इससे मल्टीप्लाई क्या हो गया ए। अब कैसे लिखोगे देखो, मल्टीप्लाई कराओ, क्या लिखोगे, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब सीखा था ए प्लस ए होता है, और ए डॉट बी क्या कॉमन आ गया, बोलो ए कॉमन आ गया, तो 1 प्लस बी। और किसी भी नंबर में अगर 1 जुड़ गया तो आउटपुट 1, 1 इंटू ए। बताओ वाई का आउटपुट क्या आ गया, वाई आ गया। आया समझ कुछ, किस तरह से करा हमने, तो वाई का आउटपुट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, इस तरह से बेसिकली हमने क्वेश्चन को किया।
चलो भाई, हाँ अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपको क्या फॉलो करना है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लो भाई, लो भाई क्वेश्चन आ गया। अब देखो सबसे पहले कौन सा गेट है ये? सर नॉर गेट है। कौन सा गेट है? नॉर गेट है। अभी अगर नॉर गेट है तो उसका मतलब यहाँ पे आउटपुट कितना आ जाएगा? और का एंड। तो नॉर में आउटपुट क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो आप लिखोगे ए प्लस बी पे बार। ठीक है ना। अब आगे कौन सा गेट आ गया है? नैंड गेट आ गया है। तो इस जगह का आउटपुट क्या हो जाएगा? सोचो उल्टा। क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे? ए प्लस बी बार इंटू ए प्लस बी बार का होल बार। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी पे डी मॉर्गन थ्योरम डबल बार, और ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ए प्लस बी पे डबल बार। डी मॉर्गन थ्योरम प्लस, दो बार से दो बार कट जाएंगे आपस में, और ए प्लस बी क्या आ जाएगा? ए प्लस बी। तो यहाँ का आउटपुट ये आ गया। अब चाहो वाई की वैल्यू क्या है कि नॉट लगा दो, तो नॉट लगा दो तो ए प्लस बी पे क्या लग जाएगा? बार। तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार। आई गेस आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। एक छोटा सा तरीका और, कई बार क्या होता है ना, ऐसे बना देते हैं डायग्राम, देखो चालाकी से, ये ए और ये बी, और क्या पूछ लेते हैं? वाई। अब देखो नॉट पहले लगा दिया, तो उसका मतलब यहाँ से इनपुट क्या गया है? ए बार, और इनपुट क्या गया है? बी बार। तो गेट कौन सा था? गेट तो और था, और का काम ऐड करना होता है, तो ए प्लस बी, लेकिन इनपुट ही ए बार और बी बार आए थे। अब सोचो उसको मैं उल्टा डी मॉर्गन थ्योरम रिवर्स लगा रहे हैं, क्या लिख दूं? ए डॉट बी पे बार। ठीक है ना। चलो अगला फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो नैंड एंड नॉर गेट को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। क्यों बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कि नैंड और नॉर से हम एनी गेट फॉर्म कर सकते हैं विथ रिपीटेटिव यूज ऑफ गेट, या फिर रिपीट रिपीट रिपीट। मतलब कहने का मतलब एक के बाद एक लगाते जाओ। जैसे मैंने बोला नैंड गेट है, अब बार बार नैंड गेट को लगाता चलूँ, मैं बार बार किसी को लगाता चलूँ? नैंड गेट को लगाता चलूँ, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? कोई भी गेट। नैंड से नॉर बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं। नॉर गेट से नॉट बना सकते हैं, और बना सकते हैं, एंड बना सकते हैं, नॉर बना सकते हैं, नैंड बना सकते हैं। दैट्स वाई दे कॉल्ड एज व्हाट? यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल गेट। ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि भैया इनके मल्टीपल यूज, हाँ इनका मल्टीपल यूज करके कोई भी गेट बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और करें, ये लो भाई, मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ भी बना लो आप तो इस पे। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पे कितना आउटपुट गया? ए। ऐसे लिखना, यहाँ पर क्या आया? ए बार, और यहाँ कौन सा आउट? बी बार। कौन सा गेट है सर? और गेट ऐड करवा दो, तो यहाँ कौन सा आउटपुट? ऐड करवा दो, तो ए बार प्लस बी, ये आ गया। अब y की वैल्यू लिखनी हो तो y क्या है? एंड। कौन सा गेट है ये? एंड। क्या लोगे? ए डॉट ए बार प्लस बी। अब कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या लिखोगे? ए डॉट ए बार प्लस ए बी। बताओ ए डॉट ए बार कितना था? ए डॉट ए बार, तो बोलोगे सर ए डॉट ए बार तो ऊपर था, शायद जीरो था।
देखो क्या था, ए डॉट ए बार, ये देखो ये आ गया ए डॉट ए बार। अच्छा लिखा ही नहीं अपन ने, मैं बताता हूँ देखो कैसे करना है। ए डॉट ए बार, सोचो अगर ए जीरो हुआ तो जीरो इंटू वन, और अगर वन हुआ तो ये जीरो, तो आउटपुट हमेशा कितना आने वाला है, जीरो। और जीरो प्लस ए बी, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बी। और ए बी किसका आउटपुट हुआ, बताओ कौन से गेट का, एंड गेट का। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना। कई बार एक लास्ट ऑप्शन बता दूं जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, कई बार ऐसे बनाएंगे टेबल, देखो तो अगर टेबल में ऐसे बना रखा है, ऊपर हाई बना रखा है, फिर लो बना रखा है, और फिर लो बना रखा है, यहाँ पे बना रखा है लो, फिर हाई, और फिर से हाई बना दिया, तो उसका मतलब ये है हाई मतलब वन, ये जीरो, ये जीरो, लो जीरो, वन वन, ये इनपुट दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, इनपुट। अब देखो यहाँ इस समय इनपुट क्या आया, वन जीरो, यहाँ इनपुट क्या आया, जीरो वन, यहाँ इनपुट जीरो वन। फिर बोल देंगे देखो इसको लो लिया है, जीरो और जीरो को आगे ले गए, तो इनपुट क्या हो गया, जीरो जीरो। तो इस तरह से मेंशन बनाने के तरीके होते हैं क्वेश्चन। इस लाइन को देख के डरना नहीं, नीचे लाइन है तो जीरो, ऊपर लाइन है तो वन, वो इनपुट दे देंगे आपको, ठीक है ना। ट्रुथ टेबल बनवा लेंगे आपसे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मैंने लॉजिक गेट 1 घंटे में हमने खत्म कर दिया, लगभग 1 घंटा 6 मिनट। आपको कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट करा करो, ताकि मैं अगले लेक्चर के अंदर उन चीज़ों को सुधार लें। चीज़ें पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाई जा रही है, शॉर्ट में पढ़ाई जा रही है, ताकि सिलेबस जल्दी हो। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मंडे के बाद कोशिश करेंगे ट्यूसडे को भी लेक्चर आए, ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके चलो, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।